आज आपकी तारीख है, आपकी 18 मई है। ठीक है, आप लोगों ने नेट का फॉर्म भर दिया है, बताओ। यस सर। और जिसको पीएचडी करना हो, पीएचडी करने के लिए इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी आया है, उसको भी आप भर दीजिए। और बीएचयू का आया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों है, वहां का भी आप भर दें, क्योंकि एग्जाम जो है नेट के 29 मई को आपका एयू का एग्जाम है, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, और बीएचयू का भी नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। तो आपकी तैयारी इस समय बेहतर है। ठीक है, तो आप इसको डालें, तो आपको एक, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं होगा तो आपको एक एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग रिसर्च पढ़ रहे हैं और रिसर्च के टॉपिक से ही रिलेटेड पूरे के पूरे क्वेश्चन में आने हैं, तो आप लोग पीएचडी का फॉर्म ना भरा हो तो उसको जरूर से जरूर भर दो। ठीक है ना तो नेहा? सर मतलब सर, तो मतलब ऐसे ही डाल सकते हैं बिना नेट के हाँ, और बिना नेट के रेड डाल वगैरह सकते एग्जाम हैं, बिना दिए? नेट वाले होते हैं, बिना नेट के डाल सकते हो आप। ऐसा कहीं कोई नियम नहीं कि आपका नेट हो तभी आप डालोगे। ठीक है, आप मतलब डालिए पीएचडी पीएचडी का। निकालने के बाद पीएचडी हो जाए, है ना हाँ, सर? आज की डेट में ही डाल दीजिए तो आप। सर, तो हाँ, आज की डेट में ही डाल देना। हाँ, गुड। ठीक है, आज की डेट में ही डाल देना आप। सर ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए हम ऐसे डालते हैं, बाई चांस हमारा निकल जाता है, तो इसमें पैसे देने पड़ेंगे ना? नहीं, कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको। जैसे जो नेट वालों, बस जो नेट होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनको अलग से कॉलेज जो है पेमेंट करती है, जैसे 10,000 या 12,000 पेमेंट करती है, आपको भी मिलेगा वहां पर। ये कोई नहीं है कि नहीं मिलेगा, सबको मिलता है। ठीक है, जी सर। हाँ, एडमिशन अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है। और आप इसको फॉर्म भरो, और ना भरो तो जरूर भरना ना। एयू का भी भरना है और बीएचयू का भी भरिए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज का आता है, लेकिन अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही ट्राई करो ना। जी सर। चलो, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग ई शिक्षा संवाद में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग जूम क्लासेस और यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से हम लोग कवर करते हैं अपने एजुकेशन सब्जेक्ट को। लेकिन इसके साथ इसके टॉपिक इतने महत्वपूर्ण हैं कि हम लोग चाहे तो सीटेट दे, यूपी टेट दे, या फिर हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें हम लोग यूनिट 3 को डिस्कस कर रहे हैं। आपको क्या है, यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि साइकोलॉजी है। ठीक, साइकोलॉजी है। इसमें आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन डी की। सेक्शन डी में आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। ठीक, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, गाइडेंस और काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर एग्जाम में आने ही आने वाली है आपकी। ठीक, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसको निर्देशन बोलते हैं। ठीक, और एक को परामर्श बोलते हैं। ठीक है, ये दो है आपका हिंदी में, निर्देशन और परामर्श। बात तो एक ही होती है, लेकिन इनमें कुछ माइनर डिफरेंस क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे और पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? सैलवी ने भी ज्वाइन कर लिया है। चलो, ठीक है। हाँ, और आप लोग एक ये काम जरूर किया करो, जो आपकी पीजीटी वाली क्लास, जो मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं 5 मिनट की, उस वीडियो को भी जरूर देखा करो। उससे क्या होगा कि आपकी चीजें रिपीट होती रहेंगी। बहुत छोटा वीडियो होता है, 5-5 मिनट का। आप उसको लगा लोगे दिन में, अगर दो बार 3 बार भी सुन लोगे तो आपकी चीजें, बहुत सी चीजें याद रहेंगी, मेमोराइज रहेगी आपकी ना। तो उसको जरूर देखा करो अगर नहीं देखते हैं तो। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम का समय है, वो बहुत जरूरी है ये सब चीजों को माइंड में कवर करना आपको। ठीक है, कि हमारे माइंड में कवर हो वो सब चीजें। ठीक, जी अब सर। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइडेंस की। ठीक है, गाइडेंस की बात करेंगे, गाइडेंस क्या होता है और काउंसलिंग क्या होता है। सबसे पहले आप में से ही जिनको पता हो वो बताओ हमें, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए। जी सर। सर गाइडेंस मतलब हम सिर्फ उसको गाइडलाइन करते हैं, हम रास्ता दिखा देते हैं, चलना उसी को पड़ता है। और काउंसलिंग मतलब परामर्श, किसी स्पेसिफिक चीज लेके हम उसको परामर्श देते हैं,
उस गोल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए गाइडेंस और काउंसलिंग में आप लोग बताओ, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। नेहा और सैलवी, आप लोग अपने पॉइंट से बताओ। किसी को गाइड करना, किसी को काउंसलिंग करना, दोनों चीजें आपने सुना होगा, बताओ। सर एग्जैक्ट नहीं मालूम है। जो पता है वो बताओ, एग्जैक्ट का मैं पूछता ही नहीं हूँ। जो आपको पता है, आपके अंदर जो चीजें, उसको निकालना है। अब आपके अंदर जो चीज है उसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को ही शिक्षा कहा जाता है। अब इसको किसने कहा है? तो ये स्वामी विवेकानंद ने सर बोला है। हाँ चलिए सर बताइए। गाइडेंस का यही होता है कि हम किसी को गाइड करें, दिशा दिखा दें कि वो एक सही दिशा में जाए। और काउंसलिंग का होता है, हम जब भी मतलब किसी भी चीज को लेके बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं तो उस चीज की काउंसलिंग करना, उसे समझाना, उस तह तक पहुंचा देना। ठीक है, अब सैलवी आप बताओ। सैलवी को आवाज आ रही? हेलो, सैलवी को आवाज आ रही कि नहीं आ रही? म्यूट कर रखा है उन्होंने, अभी बोला नहीं। हेलो, सो तो नहीं गई? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आ तो गई आवाज, हाँ बोलिए। बताओ निर्देशन क्या होता है और परामर्श क्या होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पता हो। गाइडेंस में होता है कुछ किसी को मतलब दिशा दिखाना है, यानी कि जैसे कि आप हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, फिर नेट आंसर में नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप मतलब लोग को दिशा दिखा मतलब पढ़ा रहे हो तो लोग को दिशा दिखा रहे हो कि आप नेट की तैयारी करो। और कहते हैं परामर्श का मतलब सर गोल तक पहुंचना, क्योंकि जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपने गोल तक पहुंचेंगे ही नहीं। चलो ठीक है, तीनों लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को हमने देख लिया, समझ लिया। अब हम बात करते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग की। सबसे पहली बात होती है कि ये दोनों प्रक्रियाएं जब स्टार्ट होती हैं तो दोनों में क्या समानता है, क्या भिन्नताएं होती है, इसको देखेंगे। गाइडेंस जो होता है ये जन्म से लेकर कंटिन्यूअस प्रोसेस में मृत्यु तक चलती, जब तक आप जीवित हैं। ठीक है, आप चाहे जितने पढ़ लिख लें, आपके घर में आसपास कोई भी आप काम करोगे तो उसमें गाइड करने वाले बहुत होंगे। लेकिन परामर्श क्या होता है? परामर्श जो है निश्चित गोल तक ही सीमित रहता है। ठीक है, निश्चित समय तक ही सीमित रहता है। तो इसको कह सकते हैं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि काउंसलिंग क्या होता है? एक निश्चित समय तक ही चलती है। अब निर्देशन क्या होता है? निर्देशन जो होता है आपका, ये निर्देशक का मतलब होता है कि इसमें कोई विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। विषय विशेषज्ञ, ठीक है, विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। जबकि यहाँ पर विषय विशेषज्ञ है। विषय विशेषज्ञ मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात करते हैं। ठीक, विषय विशेषज्ञ दोनों में लिखा है। अब दोनों में से किसमें हम जरूरत है? तो इसमें विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की, और इसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब जैसे एग्जांपल दिया शैलवी ने हम लोगों को कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अब आप बताओ फिक्स टाइम के लिए ही तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, और आपको क्या है सब्जेक्ट स्पेशली रूप से क्या सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में ही तो हम आपको बता रहे हैं, गाइड मतलब आपको दिशा दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। तो जब कभी भी दिशा हम प्रदान करते हैं एक गोल को प्राप्त करने के लिए, एक निश्चित एम के लिए, तो आपका काउंसलिंग कहलाता है। जैसे आपने नेहा ने बोला कि कंफ्यूज रहते हो, जब आप अपने टॉपिक में कंफ्यूज रहते हो तब आप क्या करते हो? सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाते हो और उससे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। तो ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही कर सकता है। लेकिन काउंसलिंग में क्या, गाइडेंस में क्या होता है? गाइडेंस में मान लो आपको समस्या हो रही कि आपने हाई इंटर किया, इंटर के बाद आप कौन सा कोर्स ले,
क्या करें, बीए करें, बीकॉम करें या आप बीबीए करें, ढेर सारे ऑप्शन आपके पास है। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो तो अब आप बताओ इसमें किस प्रकार की चीजें आएंगी। अब आज में गाइड करना है कि काउंसिल करना है, अब आप बताओ। मतलब जहां पर किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम निर्देशन कहते हैं। जहां पर विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है तो उसको हम काउंसलिंग कहते हैं। यहाँ पर ये विषय केंद्रित, ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है आपका, याद रखिएगा सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। ठीक, सब्जेक्ट विषय केंद्रित होती है या कह सकते हैं समस्या केंद्रित होती है, समस्या केंद्रित होती है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग, आप एक नहीं हो, दो नहीं हो, तीन नहीं हो, बल्कि आप कई लोग हो। जब आप कई लोग एक साथ एक ही प्रॉब्लम का सलूशन जानने के लिए आते हैं तो वो काउंसलिंग कहलाता है। लेकिन इंडिविजुअल रूप में, व्यक्तिगत रूप में जब कभी कोई समस्या लेकर आते हैं कि अरे मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने में, ठीक है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट की नहीं, जो आपकी फीलिंग्स को समझे, आपकी बातों को समझे, तो वो आपको गाइड करता है। ठीक है, जैसे आपके हो सकता है कि गाइड करने वाला आपसे छोटा भी हो और हो सकता है गाइड करने वाला आपसे बड़ा भी हो, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस तो ना हो। आप जैसे मान लो आप बहुत अनुभवी हैं, जैसे मान लो कोई, मान लो सविता जी है, सविता जी अपने घर में है, अब उनका कोई काम थोड़ा सा बिगड़ गया, उनका कोई थोड़ा सा काम बिगड़ गया तो उनके बच्चे ने उनसे कहा कि मम्मी ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो तब वहां पर देखो उसने क्या किया, गाइड कर दिया, एक रास्ता दिखा दिया। तो वहां पे उसको इतना नहीं था, लेकिन उसको कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में महारत हासिल, लेकिन उसको उस समय सही चीजें समझ नहीं तो उसने बता दिया। अब सविता जी ने वैसे ही काम किया तो उनका काम सफल हो गया। ये गाइड कहलाता है आपका। गाइड आपका फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड सर्किल में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब काउंसलिंग की बात करते हैं तो आपने डायग्नोसिस सेंटर देखा होगा, ठीक है, आपने देखा नहीं डायग्नोसिस सेंटर, बताओ। जी सर, जी सर। डायग्नोसिस सेंटर में क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं और जड़ तक जाने के बाद तब समस्या का समाधान करते हैं। तो वहीं यहाँ पर भी आपकी हर चीजों को जानेंगे, फिर इसके बाद आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आपको बता देंगे यहाँ पर। क्लियर, तो ये आपका कहता है। तो इसमें सबसे पहले गाइडेंस में कहता है कि इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ helping the individual development of maximum of his capacity in the direction most beneficial to himself to society। मतलब यह व्यक्ति को उसकी अधिकतम विकास में मदद करता है और यह एक सतत प्रक्रिया है जो चलने वाली है। इसमें उसकी दिशा में क्षमता जो होती है खुद से और समाज के लिए सबसे फायदेमंद चीज के रूप में बताते हैं। अब मान लो कोई कहता है, कोई हमसे पूछता है कि बताओ हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो अपने से जो एक्सपीरियंस वाला होता है उससे बात करेगा। जैसे मान लो कि हम लोग हैं आपस में कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मेंटली डिस्टर्ब हम लोग हो जाते हैं, तो मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं ढूंढते, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को ढूंढते हैं जो हमारी बातों को समझे, हम उसको अपनी बात पूरी बताते हैं, तब वो जाके सही पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखता है। ठीक है, तो वो आपका हो जाता है गाइडेंस। वही काउंसलिंग में अब देखिए यहाँ पर ये होता है व्यक्ति केंद्रित। क्या होता है, व्यक्ति केंद्रित होता है। ठीक, यहाँ पर इंडिविजुअल सेंटर्ड मतलब पर्सन सेंटर्ड होता है, जबकि यहाँ पे प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। ये लिख देना, ये पॉइंट आता है एग्जाम में ना, ये पर्सन सेंटर्ड है, पर्सन सेंटर्ड है, और ये प्रॉब्लम सेंटर्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट, इतने दोनों पॉइंट समझ में आए, बताओ सभी को। यस सर। ठीक है, यहाँ पे गाइडेंस और काउंसलिंग की पूरी कहानी यही है। अगर इतना अगर आप समझ गए, यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। ठीक है, अब इसके नेचर और सब ये चीजें पूरी की पूरी एक जैसी है, उसमें ज्यादा हम लोग को, अब इसकी नीड क्या होती है, नीड क्या होती है भाई, बताओ इसकी आवश्यकता क्या होती है।
तो इसकी आवश्यकता भी आप बता सकते हो कि इसकी आवश्यकता इसलिए होती है, यहाँ पे एक मार्गदर्शक के व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहिए, मतलब इंडिविजुअल और पर्सनल नीड ऑफ गाइडेंस, सोशल, फिर कहते हैं सोशल नीड ऑफ गाइडेंस, मतलब सामाजिक आवश्यकता के लिए है, सामाजिक रूप समाज में कैसे चल रहा है उसकी हमें नीड चाहिए हमें, ठीक है। मनोवैज्ञानिक रूप से हमें मेंटली प्रेशर जो हमारे होता है उसको हटाने के लिए, आपने देखा होगा जब एक चीज और बता दें, आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे आईएएस पीसीएस और उससे बड़ी क्लासेस, मतलब आईएएस पीसीएस सबसे बड़ी होती हैं तैयारियां, उसकी तैयारी जब आप करने जाओगे तो जिस समय क्लासरूम में बैठोगे तो आपको डायरेक्ट टीचर आके पढ़ाएगा नहीं, बल्कि एक आता है साइकोलॉजिस्ट आता है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट क्या आता है, आपके माइंड को वॉश करता है, आपके माइंड को धोता है। वॉश करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम से आ रहा, कोई किसी मन में, सबके मन में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, तो लेकिन जब क्लासरूम में आते हैं, क्लासरूम में आने के बाद वो आता है साइकोलॉजिस्ट, जो आपका, वो आपको ऐसी बातें बताएगा कि आपकी सभी मन में जो चल रही बातें वो सब समाप्त हो जाएंगी, आपका माइंड वॉश हो जाएगा, और तब जाके टीचर जो बताता है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके मन में बैठ जाती है। तो ये काम होता है साइकोलॉजिस्ट लोगों का, ठीक है। साइकाइट्री या साइकोलॉजिस्ट जो भी होते हैं उनका ये काम होता है, और उनको इसका मात्र केवल आपके सामने 5 मिनट खड़े होंगे, 5 मिनट बोलकर वो चले जाएंगे, उसका बहुत अच्छा पैसा वो लेकर चले जाते हैं और आपके माइंड को वॉश कर देते हैं, मतलब आपके माइंड को एकदम खुला, एकदम साफ कर देते हैं, और जो भी चीज टीचर पढ़ाएगा अब आपको आसानी से वो चीजें समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि आपको घरेलू समस्या, कोई बात चल रही माइंड में, वो नहीं चलेगी आपकी, ठीक। अनेक प्रकार की जो समस्या है, सब समस्या को खत्म करने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स होंगे आपके एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, लिख लो टाइप्स इसमें। एजुकेशनल गाइडेंस, सर नीड में क्या क्या लिखेंगे? नीड में क्या क्या लिखोगे? नीड में आप लिख लो, लिखिए नीड में व्यक्तिगत, इसमें लिखेंगे आपका निर्देशन में व्यक्तिगत एवं व्यक्तिगत आवश्यकता, व्यक्तिगत पर्सनल नीड, सोशल नीड, ठीक है। सर दोनों के लिए है ना? नहीं नहीं, इसके लिए है ना, इसके लिए है आपका, जी हाँ। पर्सनल नीड है, सोशल नीड है आपका, साइकोलॉजिकल नीड है, यही सब तो लिखा रहे हैं, यही सब लिखा रहे हैं, चलो यही सब लिखा रहे कि नीड क्या होती है, जो टाइप्स होते हैं वही उसको नीड भी बता दिया गया है, ठीक है। नीड और टाइप्स दोनों को सेम ही बताया गया, क्योंकि इसकी आवश्यकता होगी। ये एजुकेशनल सबसे गाइडेंस होगा आपका, फिर इसके बाद वोकेशनल गाइडेंस होगा, वोकेशनल गाइडेंस होगा, फिर इसके बाद जो आएगा आपका हेल्थ गाइडेंस आपका आएगा, हेल्थ गाइडेंस, फिर पर्सन, फिर आपका आएगा पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस आएगा। पर्सनल गाइडेंस के बाद आपका एक और आता है सोशल गाइडेंस, मैंने बताया था, सोशल गाइडेंस भी लिख लो। ये सब क्या है, ये इसमें विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये सब में आपको बता दिया जाता है आपको। जैसे आपका सोशल सामाजिक है, शैक्षिक है, और आपका वोकेशनल में क्या बोलते हैं, व्यावसायिक है, आपका स्वास्थ्य है, और पर्सनल है आपका। तो ये सब चीजें होती हैं। इसमें आपको क्या करते हैं कि आपको जो गाइड करने वाला होता है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जरूरी नहीं कि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो। मान लो आपने एक क्वेश्चन आता है कि एक बालक है, वो 12th पास करने के बाद वो किस फील्ड में जाए, इसके लिए वह अपने टीचर से एडवाइस करता है, अपने बड़े, मतलब वो एडवाइस करना चाहता है। जब ये ऐसी कंडीशन को एडवाइस, मतलब जब वो इसके बारे में रास्ता पूछता है कि हम कौन सी स्ट्रीम को लें, किस रास्ते को चुने, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो आपका आएगा, ये आपका एजुकेशनल गाइडेंस आएगा, ना कि परामर्श आएगा आपका। परामर्श में प्रॉब्लम सेंटर्ड होती, वहां पे केवल वो इंडिविजुअल अकेले पूछ रहा है, ठीक है, वहां पे वो अकेले पूछ रहा है। जी।
जैसे इसमें कहता है कि इसमें ऐसे विद्यार्थियों से संबंध होता है जो विद्यालयों में समायोजन की अपेक्षा करते हैं। जैसे कोई पाठ्यक्रम या स्कूल, जैसे कोई पाठ्यक्रम चयन करना हो या स्कूल का चयन करना हो, तब आता है आपका एजुकेशनल गाइडेंस आता है आपका। क्लियर है पॉइंट? ठीक है जी सर। हाँ, अब इसके बाद सामाजिक, अब इसके बाद वोकेशनल गाइडेंस में क्या होता है? वोकेशनल गाइडेंस में होता है कि हम व्यावसायिक रूप में किस क्षेत्र में जुड़े कि हमें सबसे ज्यादा अच्छा, मतलब अच्छा अर्न हो, अच्छा पैसा हम कमा सके, ज्यादा परेशान ना होकर। ठीक है, ज्यादा परेशान ना होकर हम अच्छा पैसा कमाए, ये बात यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका हेल्थ वाले हेल्थ गाइडेंस में कि हम लोग अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम उसमें हो ना। ठीक है, मेन होता है पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस में क्या होता है? पर्सनल गाइडेंस में कहता है कि इसमें पर्सनल गाइडेंस असिस्ट द इंडिविजुअल टू एडजस्ट विद साइकोलॉजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। मतलब कहता है व्यक्तिगत निर्देशन जो होता है व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वातावरण के साथ तालमेल बैठाने के लिए मदद की जाती है। ठीक है, इसमें आपका पर्सनल गाइडेंस में होता है आपका। ठीक है, इसमें जो होता है सर, हाँ सर हेल्थ हमारा काउंसलिंग में आएगा ना, क्योंकि उसमें तो हमें एक मतलब हेल्थ गाइड आप देखते होंगे आपके घर में आपकी मदर भी आपकी हेल्थ के लिए ध्यान देती, जबकि वो मतलब हेल्थ के एक्सपर्ट नहीं होती है, फिर भी वो हेल्थ के लिए बताते हैं ना, तो गाइड करते रहते। हाँ। आप सोचते हो कि अब हम अपना वेट जो है लूज करें, तो लूज करने के लिए अनेक लोग जो है अनेक तरीके की रास्ते आपको बताने लगते हैं। तो इसीलिए ये गाइडेंस के अंतर्गत, ये आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम नहीं है कि आप मोटे हैं, आपको पतला होना है, तो ये आपकी केवल इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। तो ये आपका हेल्थ गाइडेंस में आपका आएगा। जी सर। ठीक, चलो इतने पॉइंट। सोशल वाले में जाते हैं, समाज में हम लोग कैसे सरवाइव करें उसके लिए आता है आपका। क्लियर है ये पॉइंट इतने? बताओ। जी सर। ठीक है, अब बात आती है काउंसलिंग की। ठीक है, अब बात आती है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में अगर हम बात करेंगे, काउंसलिंग में कितने टाइप्स होते हैं आपके? बताओ, काउंसलिंग के टाइप कितने होते हैं? याद है किसी को? जी सर। चलो इसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे काउंसलिंग के। काउंसलिंग के टाइप ही, ये सब टाइप्स आपसे पूछे हैं तो आप सब बता ले जाओगे, ये तो छोटे थे, लेकिन जो आता है काउंसलिंग का टाइप, काउंसलिंग के टाइप इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ना। काउंसलिंग के टाइप में बताओ कौन कौन से टाइप होते हैं? हाँ बोलिए बोलिए सर, काउंसलिंग में नीड्स क्या आते हैं? क्या हो गया सर, काउंसलिंग में नीड्स क्या होते हैं? काउंसलिंग में नीड्स होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, तो इससे प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजों को पूछते हैं। अभी जो नीड होगी वही नीड के बारे में बताने आ रहे हैं। जैसे काउंसलिंग तो आपने देखा होगा, परामर्श जो होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच संबंध के बारे में बताया। यहाँ पर आपका गाइडेंस में 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, ज्यादा लोग गाइडेंस में नहीं होते, लेकिन काउंसलिंग में 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं। यहाँ पर जैसे एक साथ एक ही क्लासरूम में या एक ही स्थान पर एक जैसी समस्याओं वाले सभी लोग एक साथ बैठते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे मैथ पढ़ना है किसी को, तो मैथ वाले पूरा का पूरा क्लासरूम भर जाता है। जब पूरा का पूरा क्लासरूम बन जाएगा तो वहां पे एक दो बच्चा नहीं, काफी ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां पे वो टीचर उनकी काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग भी टाइम के अकॉर्डिंग ही होती है, यहाँ पर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है आपका ये आपका। ठीक है, काउंसलिंग की बात जो हम करते हैं। ठीक, अब इसकी बात आती है, इसके आपके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स होते हैं, यही टाइप्स आपके एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। ठीक, सबसे पहला क्या होता है? डायरेक्टिव। क्या होता है? डायरेक्टिव होता है। दूसरा आपका होता है नॉन डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव, ओके,
नॉन डायरेक्टिव आता है, और तीसरा कौन सा आता है, इक्लेक्टिक। ठीक, इक्लेक्टिक आता है, इक्लेक्टिक या इक्लेक्टिव। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव को निर्देशात्मक, निर्देशात्मक होता है आपका। फिर ये होता है अनिर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक होता है, इसको बोलते हैं संकलित। ठीक है, ये टाइप किसके, काउंसलिंग के। ठीक है, डायरेक्टिव काउंसलिंग आएगी आपकी, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग आएगी, और आपकी इक्लेक्टिक काउंसलिंग आएगी। एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन आता है इसका मैचिंग करने को। क्या आता है, मैचिंग करने को, कि इसको किसने किसने दिया है। ठीक है, तो अब आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि इसको किसने दिया। सबसे पहले तो सबसे पहले हम गाइडेंस से ये डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करेंगे। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है आपको किसने दिया है, बताओ नाम, बताइए सविता जी, आप बताओ। विलियमसन। हाँ, इजी विलियमसन। ठीक, इजी विलियमसन है, इजी विलियमसन है, इनका नाम याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग किसने दिया, बताओ। ये कार्ल रोजर्स ने दिया है। कार्ल रोजर्स ने दिया है। ठीक है, इसको नोट कर लो, कार्ल रोजर्स ने दिया है। कार्ल रोजर्स ने दिया है। और इक्लेक्टिव किसने दिया है, FC हॉर्नर। F C हॉर्नर, थॉर्न है ना, FC थॉर्ने है। हाँ थॉर्न। ठीक, FC थॉर्न है आपके। तो ये आपके एग्जाम में मैचिंग करने को आता है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इसमें जितने भी पॉइंट बताएंगे यहीं से क्वेश्चन आपके पुट अप हो जाते हैं। मैचिंग करने के लिए सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है आपका। क्लियर, तो चलो अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले ये होता है कि इसके जो है एक्सपोनेंट कौन थे, तो इसके एक्सपोनेंट E.G. विलियमसन है आपके। इन्होंने बोला काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग। अब यहाँ पे काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग की बात बोलते हैं। ठीक है, किसके सेंटर्ड, काउंसलर। ठीक है, काउंसलर सेंटर्ड है, काउंसलर सेंटर्ड है। ये जरूर पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट पूछा था, काउंसलर सेंटर्ड मतलब कि परामर्श लेने वाला जो आता है ना। मान लो आप लोग क्या हो, आप लोग काउंसलर हो। ठीक है, काउंसलर सेंटर्ड होता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें कहता है कि परामर्श दाता केंद्रित परामर्श होता है। परामर्श दाता, दाता मींस देने वाला जो होता है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, परामर्श दाता देने वाला। तो यहाँ पर जो हमें इसको बोलते हैं शिक्षक केंद्रित बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक, हिंदी में लिख सकते हैं शिक्षक केंद्रित या परामर्श दाता जो होता है, परामर्श जो दे रहा है, दाता उसी को बोलते हैं जो देता है। तो परामर्श दाता सेंटर्ड ये होता है आपका। ठीक है, फिर इसमें कहता है या फिर इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव सेंटर्ड काउंसलिंग, या बोलते हैं परिप्रेक्ष्य केंद्रित काउंसलिंग। इसको लिखेंगे नेक्स्ट और करके। ठीक है, और करके लिखो, और इसको लिखेंगे पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, पर्सपेक्टिव सेंटर्ड काउंसलिंग। पर्सपेक्टिव सेंटर्ड काउंसलिंग होता है। पर्सपेक्टिव सेंटर मतलब कि परिप्रेक्ष्य, जिसके उद्देश्य केंद्रित होता है, इसको को बोल सकते हैं। पर्सपेक्टिव में उद्देश्य परिप्रेक्ष्य केंद्रित आपका ये काउंसलिंग होता है। अब इसमें क्या करता है काउंसलर, इसमें जो है अपनी काउंसलर की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें कहता है कि जो भी काउंसलिंग करता है वह सूचित करने, समझाने, व्याख्या करने और सलाह देकर सोचने के लिए आपको निर्देशित करता है। कहता है कि काउंसलर plays a major role. He direct the counselee
टू थिंक बाई इन्फॉर्मिंग, ठीक है, इन्फॉर्मिंग, एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड एडवाइजिंग, ठीक है। यहां पर ये सब काम करेगा शिक्षक करेगा, आपको बताएगा, विचार करने के, जैसे देखा होगा आपको जब साइकोलॉजी फिलॉसफी पढ़ा रहे तो फिलॉसफी में हमने इतनी चीजें आपको बताई कि आप खुद से सोचने लगे कि क्या ये उस समय है कि नहीं है। ये सब पूरी पूरी डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंतर्गत आती है और मेरे केंद्र थी, जितना हम आपको बता दें आप उसके बारे में सोचना शुरू कर रहे थे, ठीक है। तो कहते हैं कि ही प्रिपेयर एंटर प्लान्स सी थ्रॉट द प्रोसेस, मतलब कहते हैं कि वह पूरी योजना तैयार करता है और प्रक्रिया के माध्यम से आपको बताता है। मतलब यहाँ पूरी फुल प्लानिंग करी जाती है। क्या करी जाती? पूरी की पूरी प्लानिंग यहाँ पर करी जाती है डायरेक्टिव काउंसलिंग में आपकी। क्लियर है? बताओ। जी सर। ठीक है, अब इसमें आती है कि कुल मिलाके ये जो जितने भी बनते हैं सभी सब प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं। क्या होते हैं? मतलब इसका कहते हैं कि अगर इसकी विशेषताओं के रूप में देखेंगे तो कहता है कि काउंसलर प्लेज वाइटल रोल इन द होल प्रोसेस। कहता है कि काउंसलर की मतलब शिक्षक की पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वह महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है इसमें। फिर कहता है कि काउंसलर इज वेरी एक्टिव, यहाँ पर काउंसलर बहुत अधिक सक्रिय होता है, अध्यापक बहुत अधिक सक्रिय होता है। फिर कहता है कि काउंसलर लीड, कह रहे हैं काउंसलर लीड द इंटरव्यूज, जैसे इसमें कहता है कि परामर्शदाता साक्षात्कार का नेतृत्व करता रहता है। हमेशा हम आपका हमेशा इंटरव्यू लेते रहते हैं ना, इंटरव्यू इन द सेंस आपकी रिफ्रेशर, आपकी क्लासेस जब लेते हैं, क्लास लेने से पहले ही हम आपको वार्म अप क्लास कराते हैं, तो उसमें क्या होता है आपको जो भी चीजें आपसे पूछते रहते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर कहता है कि इसमें स्ट्रेस मोर, कहता है कि स्ट्रेस मोर ऑन द पर्सन्स इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट देन द इमोशनल एस्पेक्ट। कहता है कि यहाँ पर भावात्मक पहलुओं की तुलना में व्यक्ति की बौद्धिक पहलुओं पर अधिक जोर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग इमोशनल एस्पेक्ट को यहाँ पे हटाते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट को यहाँ पे निग्लेक्ट करते हैं, ठीक। और आपको इंटेलेक्चुअल, ठीक, इंटेलेक्चुअल चीजों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे लिख लो, इसको कट कर दो, इसको सही कर दो कि इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को ज्यादा ध्यान देते हैं किसकी? इमोशनल एस्पेक्ट की अपेक्षा, मतलब संवेगात्मक पक्ष की अपेक्षा हम बौद्धिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? बताओ यहाँ पर इतना। बताओ। और फिर इसमें कहता है कि काउंसलर ऑन एंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, मतलब काउंसलर की समस्या, काउंसलर जो होता है समस्या को हल करने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। जैसे सिलेबस है, सिलेबस को खत्म करने की पूरी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी है, ठीक। तो ये सिलेबस हम यहाँ पर खत्म करें। अब बात आता है एग्जाम में जो आता है इसके स्टेप आते हैं, तो इसके स्टेप लिख लो तो बहुत जरूरी है। इतना लिख लिया आप लोगों ने? बताइए। हाँ सर। इसके स्टेप आप लिखो, ठीक है, स्टेप्स लिखते हैं। चलो इसको साफ कर दें। जी सर। इसके स्टेप लिखते हैं। इनके स्टेप्स कितने हैं बताओ? 6 स्टेप है ना इनके? 6 सर, 6 है ना। सबसे पहले कौन कौन सा, चलो बताते हैं हम। सबसे पहले नंबर 1 पर कौन सा है आपका? एनालिसिस। हाँ, सबसे पहले एनालिसिस, एनालिसिस है। दूसरे नंबर पर सिंथेसिस, सिंथेसिस, सिंथेसिस है। तीसरे नंबर पे क्या है आपका? डायग्नोसिस। हाँ, डायग्नोसिस है आपका। डायग्नोसिस है आपका। फिर चौथे नंबर पे आपका क्या है? आपका
सर प्रोजेनेसिस क्या है? प्रोग्नोसिस, यही तो लिखा हाँ प्रोग्नेसिस। प्रोग्नेसिस। हाँ प्रोग्नोस, उसके बाद है काउंसलिंग। हाँ फिर 5वें नंबर पे आपकी आती है काउंसलिंग, और लास्ट में फॉलो अप। और लास्ट में आपकी फॉलो अप। फॉलो अप आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका होता है आपको, जिसमें हम लोग इसको कहते हैं सबसे पहले एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, विश्लेषण विश्लेषण के बाद संश्लेषण, ठीक। संश्लेषण के बाद आपका क्या होता है, निदान होता है या उपचार होता है, निदान, निदान होता है। प्रोग्नोसिस में क्या होता है आपका, पूर्वानुमान होता है, पूर्वानुमान होता है। काउंसलिंग में क्या होता है आपका, काउंसलिंग में आपका होता है परामर्श, आपका होता है परामर्श। और जो फॉलो अप क्या होता है, फॉलो अप का मतलब है अनुवर्ती, क्या होता है, अनुवर्ती आपका होता है फॉलो अप, ठीक है। क्या होता है, अनुवर्ती, ठीक। तो ये आपके 6 स्टेप है, एग्जाम में यही पूछा जाता है आपका, क्लियर। क्लियर है, बताओ यहाँ पर सबको, ये वाला पूरा का पूरा डायरेक्ट, ये डायरेक्टिव काउंसलिंग आपको पूरी क्लियर है। जी सर। चल जी सर। सर अनुवर्ती का मतलब ये होता है कि जो परामर्श हमें काउंसलिंग देता उस पे चलना। हाँ, अनुवर्ती उसको का फॉलो मतलब होता करना। है, फॉलो अप का मतलब होता है कि आपको परामर्श की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ठीक है। जो भी आपको काउंसलिंग करी गई है उसका प्रभाव क्या पड़ा है उसको यहाँ पे चेक किया जाता है, कहते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। यहाँ पर परामर्श की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है यहाँ पर फॉलो अप में, ठीक है। यहाँ पर विश्लेषण में क्या होता है, विश्लेषण में डाटा को संग्रह करते हैं, फिर संश्लेषण में क्या होता है कि डाटा को सारांशित या डाटा को समराइज करते हैं, समराइज करके ऑर्गेनाइज करते हैं कि कौन कहां कहां पर डाटा को हम यूज करेंगे। फिर डायग्नोसिस में होता है कि जो भी डाटा हमने दिया है वो डाटा को कैसे हम उसको लगाएंगे, मतलब डाटा की व्याख्या करेंगे, या कोई भी व्यक्ति हमारे पास डाटा के रूप में व्यक्ति आएंगे तो व्यक्ति क्या काम करेगा उसके बारे में उसकी व्याख्या करेंगे। फिर क्या क्या प्रोग्नोसिस में होता है पूर्वानुमान, पूर्वानुमान मतलब होता है प्रिडिक्शन करना, कि भविष्य की प्रगति के बारे में हम भविष्यवाणी करते हैं कि यहाँ पे भाई मैंने इसको काम देके निदान दे दिया, हम पहले से ही पूरा अनुमान लगा देंगे कि हमारी कंपनी में इतने लोग लगे हैं तो इतने प्रोडक्ट हमारी कंपनी नेक्स्ट ईयर इतना फायदा हमारे पास होगा, जब ये होता है। फिर इसका काउंसलर का काम क्या होता है, काउंसलिंग कहता है कि ट्रीटमेंट गिवन बाय काउंसलर, यहाँ पर परामर्शदाता द्वारा उपचार दिया जाता है, ठीक है। और फॉलो अप में इस परामर्श की प्रभावशीलता का मूल्यांकन हम चेक करते हैं, देखते हैं, क्लियर। चल अब चलते हैं कार्ल रोजर्स के पास। कार्ल रोजर्स क्या बताते हैं हम लोगों को, ठीक है। कार्ल रोजर्स कहते हैं, ये कहता है कि क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, एग्जाम में यही पूछता है। सबसे पहला होता है क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग है आपकी, फिर क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग होता है या इसको बोलते हैं और परमेसिव, ठीक है। और करके लिखिए, इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है, दूसरा नाम उसका होता है परमेसिव, ठीक, परमेसिव सेंटर्ड होता है आपका, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पर जो ग्राहक होता है, क्लाइंट का मतलब ग्राहक होता है, इसको आप बोल सकते हैं कि वो शिक्षक के वो विद्यार्थी केंद्रित,
विद्यार्थी केंद्रित होता है ये, ठीक है। क्लाइंट मींस ग्राहक केंद्रित होता है या विद्यार्थी केंद्रित होता है, या यहाँ पर अनुमोदक इस प्रकार कहते हैं कि इस प्रकार की काउंसलिंग में क्लाइंट या काउंसलिंग का केंद्र बिंदु होता है। यहाँ पर मतलब विद्यार्थी केंद्रित होता है, पहला पॉइंट आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, इसीलिए इसको बार बार यही बता रहे हैं। फिर इसमें कहता है कि इस दृष्टिकोण में कहते हैं कि इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल इज capable of making decision once his emotional and tension are released, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, इस दृष्टिकोण में व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम होता है, ठीक है, निर्णय लेने में सक्षम होता है जबकि उसकी भावनाएं और तनाव होती है उसके पास, फिर भी मतलब उसके अंदर जो है किसी भी चीज को फैसला करने में, किसी भी चीज का करने में इसको लेते हैं। इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसी को हम लोग अनुभव केंद्रित परामर्श के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं अनुभव केंद्रित परामर्श, अनुभव केंद्रित परामर्श के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें कहता है, रोजर्स ने बोला है कि कह रहा है कि रोजर्स व्यू वाज द पीपल आर सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब कार्ल रोजर्स ने कहा है कि यहाँ पर कि लोग स्वयं निर्देशित होते हैं। इन्होंने याद किया, इसमें सेल्फ डायरेक्शन की बात करी गई, इसीलिए नॉन डायरेक्शन इसका नाम बोला गया। क्या बोला? सेल्फ डायरेक्शन। इस कभी इस नाम से भी आपको सेल्फ डायरेक्शन पूछा जाएगा, तो कार्ल रोजर्स ने सेल्फ डायरेक्शन की बात करी है। ये कहते हैं कि यहाँ पर जो भी चीजें हो रहा है, कहते हैं कि वह सकारात्मक दिशा में सोच सकता है और मदद भी कर सकता है। कहता है he can think in a positive direction, can help himself to come out of his problems। कहता है कि वह अपनी समस्याओं के लिए, अपनी चीजों के लिए सेल्फ से चीजों को सीख सकता है, अपने विचार से सही दिशा की ओर जा सकता है। सेल्फ सेंटर्ड बोला गया है इसको ना, काउंटर यहाँ पे सेल्फ डायरेक्शन बोला गया कि वहां पर इसको केवल थोड़ी सी मदद चाहिए और वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्लियर है? बताओ। जी सर। ठीक, अब इसमें बात आती है कि इनकी मान्यताएं क्या है या इनमें अजम्पशंस क्या दिखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कहता है कि डायरेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ द क्लाइंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्लाइंट। कहता है इसमें जो ग्राहक होता है या जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट की तुलना में क्लाइंट का, मतलब क्लाइंट की तुलना में क्लाइंट का निर्देशन और एकीकरण अधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर उसके इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे उसके इंटीग्रेशन के कहते हैं कि उसका इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण पर अधिक ध्यान होता है उसके, ठीक है। उसके निर्देशन करने से पहले उसमें डायरेक्टिव से पहले डायरेक्टिव और इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, मतलब निर्देशन और एकीकरण पर अधिक महत्व दिया जाता है इसमें ग्राहक की। मतलब कोई भी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हम लोग उसके डायरेक्टिव, उसको कैसे निर्देश देंगे, निर्देश कैसे देते हैं, और निर्देश के साथ साथ उसकी समस्याओं को इकट्ठा करके कैसे हम हल करते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बताता है। अब ठीक है, अब जैसे आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग में मैंने बताया था, डायरेक्टिव काउंसलिंग जस्ट अपोजिट इसमें होगा। उसमें मैंने बताया था इमोशनल एस्पेक्ट को हम लोग ज्यादा अच्छा नहीं मानते इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को ज्यादा अच्छा मानते हैं। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट मतलब बौद्धिक चीजों को ज्यादा मानते हैं। सॉरी यहाँ पे ये बौद्धिक चीजों को कम मानते हैं, ठीक, इमोशनल चीजों को ज्यादा मानते हैं। सॉरी, यहाँ पे इमोशनल चीजों को, इमोशनल एस्पेक्ट ज्यादा मानते हैं, मतलब संवेगात्मक चीजों को ज्यादा मानते, ठीक है। संवेगात्मक या भावात्मक चीजों को यहाँ पर ज्यादा वरीयता दी जाएगी बौद्धिक चीजों की अपेक्षा। यहाँ पर
क्यों होगी? क्योंकि बालक के यहाँ पर सभी भावनाओं को, सभी फीलिंग्स को वहां पर समझा जाएगा, रखा जाएगा। जबकि यहाँ पर बौद्धिक क्यों? क्योंकि टीचर यहाँ पर किसी से इमोशनल अटैच नहीं होता है, क्योंकि इमोशनल अटैच में होगा तो ना तो वो सिलेबस खत्म कर पाएगा, ना ही आगे का काम कर पाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इमोशनल से रिलेटेड होता है। यहाँ पे टीचर इमोशनल हो जाता है कि बच्चा देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बच्चे के ऊपर ज्यादा है, तो यहाँ पर उसके ऊपर ये ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए इसको स्टूडेंट सेंटर्ड होता है आपका यहाँ पर। ठीक है, बताओ। तो एग्जाम में इतनी चीज आती है, एग्जाम में जो आता है इसके स्टेप्स आते हैं। ठीक है, क्या आता है इसके स्टेप्स आते हैं। इसके स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है आपके ना। एक पॉइंट और आएगा, एक पॉइंट इसमें और लिख लो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या आएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, ये भी बहुत आत्म यथार्थीकरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आत्म यथार्थीकरण। आत्म यथार्थीकरण होता है ये आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सब क्लियर है आपका यहां पर? बताओ, करें आगे अब? बताओ। जी सर। ठीक है, चलो अब इसके स्टेप्स बताइएगा। इसके स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले बताओ, किस इसके स्टेप बताओ सबसे पहले पॉइंट में। पहले डिफाइन द प्रॉब्लम। हाँ, डिफाइन द प्रॉब्लम। ठीक है, डिफाइन द प्रॉब्लम। रुकिए, हाँ सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम, रुकिएगा। जी सर। डिफाइन द प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होगा आपका? फ्री एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग। हाँ, फ्री एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग। फ्री एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग। ठीक, फीलिंग आ जाएगा आपका। उसके बाद तीसरे नंबर पे है डेवलपमेंट इफ इनसाइट। हाँ, फिर अगर डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट। हाँ, इनसाइट। डेवलपमेंट ऑफ इनसाइड हो जाएगा। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ इनसाइड हो जाएगा। फिर चौथे पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग। हाँ, क्लासिफिकेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग। ठीक, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग हो जाएगी ना। फिर नंबर 5 पे आप, नंबर 5 पे बताओ क्या होगा? सर इसमें टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग। टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशन। जी सर। टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशन। बस इतना ही है। हाँ, यही 5 स्टेप इसके आते हैं हम लोगों के। ठीक है, तो ये आपके स्टेप आते हैं एग्जाम में। सबसे ज्यादा स्टेप इसके पूछे जाते हैं, गाइडेड वो डायरेक्टिव काउंसलिंग के। सर नीचे क्या लिखा है दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, नीचे लिखिए टर्मिनेशन क्योंकि सही लिखिए। टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशन। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इक्लेक्टिव वाले की। इक्लेक्टिव वाले में क्या होता है? ठीक, अब इक्लेक्टिव वाला जो है एफसी थॉर्न ने दिया है इन्होंने। सबसे पहले इसमें ये कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। मतलब कि ये आपका डायरेक्टिव
ठीक है, एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, इसमें दोनों की विशेषताएं मिली रहती हैं। ये कहता है कि निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श का संयोजन जो होता है ये है, और इसको जो है एफसी थॉर ने दिया है आपको, इसीलिए इसको इक्लेक्टिक काउंसलिंग कहा गया है। ठीक, इसमें कहा गया है कि द काउंसलर इज नाइदर टू एक्टिव एज इन द डायरेक्टिव टेक्निक काउंसलिंग और नॉट टू पैसिव एज इन द नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। मतलब इसमें कहते हैं ना तो इसमें कोई सक्रिय होता है ना तो कोई निष्क्रिय होता है, दोनों लोग समान रूप से काम करते हैं। इसमें क्या किया था, इसमें एक लाइन लिख लो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में आएगी। लिखिए लिखिए इसमें क्या हो गया, ठीक, इसमें लिखिए लिखिए इसमें कि लिखिए इसमें व्यक्ति, लिखिए इसमें व्यक्ति की आवश्यकताओं, इसमें व्यक्ति की आवश्यकताओं और व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। ठीक, लिख लिया। इसमें व्यक्ति की आवश्यकताओं और व्यक्तित्व का अध्ययन, मतलब नीड एंड पर्सनालिटी का स्टडी जब हम करना चाहते हैं तो इक्लेक्टिक काउंसलिंग के अंतर्गत आपका आएगा। इसमें होता है कि जनरल या सामान्य तौर पर इसका प्रयोग हम कब करते हैं, मतलब इसका प्रयोग तब करते हैं जब निष्क्रिय तरीकों से इस्तेमाल किया जाना हो हमें। ठीक है, सबसे ज्यादा इसको तब करते हैं, कहते हैं कि इन जनरल पैसिव मेथड शुड बी यूज whenever possible। फिर दूसरा कहता है कि एक्टिव मेथड में बी यूज्ड विद स्पेसिफिक इंडिकेशन। जब विशेष रूप से कोई मौका मिले, विशेष रूप से कोई चीज संकेत मिले तो सक्रिय विधियों का उपयोग हम करते हैं विशिष्ट के लिए। मतलब यहाँ पे याद रखना है, सामान्य के लिए निष्क्रिय रहेंगे और विशिष्ट के लिए सक्रिय रहेंगे, मतलब एक्टिव रहेंगे ना, पैसिव और एक्टिव, इसको बोलते हैं पैसिव, इसको बोलते हैं एक्टिव। ठीक है, यहाँ पर ये दो पॉइंट आपको, इसमें कहता है कि प्रारंभिक अवस्था में जब सेवार्थी अपनी कहानी सुना रहा हो, मतलब जब इसके क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति है, उसकी इंटरनल चीजों को हम जानना पसंद करते हैं, उनकी बातों को, तो कोई यहाँ पर कोई बच्चा है या कोई सेवार्थी वो अपनी कहानी सुना रहा होता है तो हम निष्क्रिय तकनीक का हम प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे निष्क्रिय सामान्य कहानियां सबकी है, तो उसकी कहानी को सुनेंगे और उसकी प्रॉब्लम को पैसिव होकर सुनेंगे। लेकिन जब उसकी सुन लिया कहानी सुनने के बाद जब हमें काम करना हुआ तो हम एक्टिव होकर उसके काम को शुरू कर देंगे। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर बताओ। ठीक है, अब इसमें इसकी विशेषताएं क्या होती है? सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। ठीक है, इसमें लचीलेपन का दृष्टिकोण हमेशा सबसे ज्यादा, इसमें जो है फ्रीडम मिलता है। कहते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस एक्सप्रेशन इज ओपन टू बोथ द काउंसलर और क्लाइंट। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पसंद और मतलब कहती है फ्रीडम ऑफ चॉइस, यहाँ पे स्वतंत्रता मिलती है किसको? परामर्शदाता को भी, और जो आपका क्लाइंट है उसको, मतलब परामर्शदाता और ग्राहक दोनों को खुला मतलब फ्रीडम मिली रहती है, वो अपनी चीजों को बता सकता है, समझा सकता है, हर चीजें बता सकता है। तो ये होता है आपका यहाँ पर। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ। कुल मिलाकर इसमें कहा जा सकता है, इसमें जो आपका काउंसलर होता है और जो इसमें कह सकते हैं टीचर और स्टूडेंट दोनों अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, अपने आप को, क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीडम मिलती है, कहने की भी स्वतंत्रता है, बोलने की भी स्वतंत्रता। अब क्लास में ऐसी चीजें हैं कि जहां हम बोल नहीं सकते हैं, ज्यादा चीजें कह नहीं सकते, तो ये सब चीजों को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है आपका। क्लियर है पॉइंट? बताओ सर ऐसी चीजें कहाँ पे आती हैं कि मतलब जहाँ दोनों लोग स्वतंत्र हो? यहाँ पर बताया ना, जैसे मान लो एक बालक आया, वो बालक आपको कहानी सुनाया, आपको
ठीक, आपकी मतलब आपसे कहा कि मेरी ये प्रॉब्लम, आपने पूछा क्या हुआ भाई, तो आप वो अपनी पूरी की पूरी दास्तां आपको बताता है। तब आप पैसिव हो कि उसकी पूरी कहानी सुनते हो, हाँ हूँ करते हो। लेकिन जब आपने उसकी कहानी सुन ली, सुनने के बाद जब उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो उसको सक्रिय होकर उसकी प्रॉब्लम को बताते हैं, तो वो सबसे पहले वो फ्री होकर आपको बताएगा, उसके जो जो मन था वो सब चीजें आपको बता दी। अब आपके पास ऑप्शन हो गया, आप भी यहाँ पर फ्री है कि उसकी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करें। कोई एक रास्ता नहीं, दो रास्ता नहीं, जो भी रास्ता होगा, जो सबसे अच्छा होगा उसी को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बताते हैं हम लोग। क्लियर है पॉइंट? बताओ सर ये समझ में आ गया, ये कह रहे हैं कि ये किस जगह आता है। जैसे इसमें ये टीचर क्लासरूम में आता है कि टीचर हमें बता रहा है, निर्देश दे रहा है और उसमें विद्यार्थी वो कर रहा है, ये किस ये सिचुएशन जो में छोटी छोटी आता है? प्रॉब्लम बच्चे लेकर आते थे, उनकी कहानियां सुनते हैं, तो वहां पे सुनने के बाद वो फ्रीडम, कहा नहीं आता कि जब कभी स्टूडेंट और टीचर का जो संबंध होता है वो इफेक्टिव संबंध होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। जैसे हमारे साथ कोई जुड़े, वो कहे कि मुझे जो है टाइम नहीं मिलता है, हम किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें, घर का काम भी करें, कॉलेज भी जाएं, पढ़ें, तो इतने ढेर सारे काम कैसे करें। तो वहां पे उसने फ्री होकर पूरी चीजें मुझे बता दी। अब हम भी फ्री है आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो मैंने आपको तरीके बताए कि किस किस तरीके से। आपने देखा होगा कि जब वो आई थी, अनीता आई थी, अनीता ने हम लोगों को बहुत से ट्रिक दिए ना कि हम लोग घर के कामों में ज्यादा, जैसे लेडीजें होती हैं तो लेडीजें घर के काम में ज्यादा व्यस्त होती हैं, तो उस घर में काम में व्यस्तता होने के बावजूद भी हम अपने आप को कैसे मैनेज करें। तो वो मैनेजमेंट की बात बताए कि हम साउंड को खोल लें, वो उसके जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ना है उसको लगाएं, सुनते रहे। जैसे रामायण महाभारत, रामायण आप सुनते हैं वैसे उसको लगा के सुनो। जो भी गाना सुनते हैं, गाना ना सुन के आप उसके आप जनरल जीएस जीके सुनो। तो ये सब चीजें क्या होती, हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती। तो ऐसी कंडीशन में दोनों लोग फ्री होते हैं। आप भी फ्री, आपको भी फ्रीडम रहती है और हमको भी फ्रीडम रहती है, तो दोनों लोग यहाँ पे फ्रीडम का यूज कर लेते हैं। इसीलिए सबसे अच्छी यही मानी गई है, इक्लेक्टिव। ठीक है, मतलब जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा हर चीज सुनता है, फिर उसके बाद वो बताता है, यहाँ दोनों का इंटरेक्शन रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी के स्टेप जब लिखोगे, स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा। चलो इसके स्टेप बताओ। चलो सबसे पहले क्या होता है, पहले पॉइंट में बताओ। सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ द कॉज क्या होता है? डायग्नोसिस ऑफ द कॉज। कहा सविता जी गए क्या? हेलो, हाँ सर है। तो कौन गया? सर है। कौन गया? शैलवी गई? सर बोर्ड कट जा रही है, सर बोर्ड कट जा रही है। अच्छा, हमने क्या शैलवी ने लेफ्ट कर दिया क्या? हाँ सर, वो कभी से नहीं है, जब से दोबारा ज्वाइन हुआ तब अच्छा से। चलो कोई नहीं। चलो ये हो गया। दूसरा क्या है आपका? डायग्नोसिस ऑफ द कॉज हो गया आपका, कारण का निदान या समस्या का निदान करेंगे। फिर दूसरा आपका क्या आएगा? एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। एनालिसिस ऑफ, ठीक है, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, प्रॉब्लम। फिर आपका क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन ऑफ ए टेंटेटिव प्लान। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें? टेंटेटिव प्लान फॉर मॉडिफाइंग फैक्टर। यहाँ पर जी टेंटेटिव, ठीक है, यहाँ क्या लिखे? टेंटेटिव, ठीक है, टेंटेटिव प्लान फॉर मॉडिफाइंग फैक्टर। मॉडिफाइंग फैक्टर, ठीक, मॉडिफाइंग फैक्टर की बात करेंगे हम लोग। क्लियर यहाँ पे?
मॉडिफाइंग फैक्टर हो गया आपका, टेंटेटिव प्लान फॉर मॉडिफाइंग फैक्टर की बात होगी। फिर चौथा पॉइंट क्या आएगा आपका, चौथे पॉइंट में कहता है कि यहाँ पे इफेक्टिव कंडीशन फॉर काउंसलिंग। ठीक है, क्या करते हैं, इफेक्टिव कंडीशन फॉर काउंसलिंग। इफेक्टिव कंडीशन फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग हो गया। ठीक, फिर पांचवा पॉइंट आपका क्या होता है, पांचवें पॉइंट में आपका क्या आएगा, यहाँ पर जो पांचवें पॉइंट में कहता है कि इंटरव्यू लेंगे, स्टिमुलेटिंग द क्लाइंट टू डेवलप हिज ओन रिसोर्सेज टू assumption it responsibility for trying new modes of adjustment। तो कुल मिला के आपका पांचवें में क्या आएगा आपका, बताओ। तो पांचवे में है इंटरवेनिंग एंड क्या आएगा, सिमिलरिंग क्लाइंट ट्राइंग न्यू, हाँ डेवलप, हाँ क्लाइंट टू डेवलप दिस ऑन सेंसेस, मतलब खुद से वो उसको नहीं, वो करेगा, ट्राइंग न्यू मोड्स ऑफ एडजस्टमेंट, ट्राइंग, जी ठीक है, लिखेंगे ट्राइंग न्यू मोड्स ऑफ, ठीक, मोड्स ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, मोड्स ऑफ एडजस्टमेंट आपका आएगा। एडजस्टमेंट, ठीक है, यहां पर ये आएगा। और जो पांचवा आता है, पांचवा आपका इंपॉर्टेंट होता है, पांचवा आपके सॉरी छठवा जो होता है, छठवें नंबर पे क्या होगा आपका, दिख रहा है छठवां नंबर, ठीक, छठवां नंबर जो दिख रहा है, छठवें नंबर में क्या होता है बताओ, प्रॉब्लम हैंडलिंग। हाँ, प्रॉब्लम हैंडलिंग आता है। ठीक है, क्या आता है, प्रॉब्लम हैंडलिंग, लिख लो, प्रॉब्लम हैंडलिंग, समस्या संबंधित जो हल हम निकाल लेते हैं, हाँ हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो है, अब इसके बाद जो बचता है REBT अप्रोच, जो कि इंपॉर्टेंट है। सर, हाँ बताएं सर, इसको सबसे बेस्ट माना गया है ना, हाँ इसको सबसे बेस्ट माना गया है, जी ठीक। हाँ, अब जो है आपकी नेक्स्ट क्लास इन द सेंस की कल की डेट में हम लोग REBT अप्रोच पढ़ेंगे। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर में जो आता है, और आपका ह्यूमन पर्सन सेंटर जो कार्ल रोजर्स की थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। तो कल की डेट में कोशिश करेंगे कल की डेट में खत्म हो जाए, कल नहीं तो 20 तारीख को आपको 100% आपका ये खत्म हो जाएगा ना, और 20 तारीख के बाद से क्वेश्चन पेपर लगवाना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, जैसे आपका ये खत्म होता है, रिसर्च भी कोशिश करेंगे 20 तारीख को ही खत्म हो जाए। ठीक, उसमें जो न्यूमेरिकल लगेगा, न्यूमेरिकल को स्टार्ट होंगे जी सर, और यूनिट नहीं स्टार्ट होंगे, जो मतलब और यूनिट करेंगे, और यूनिट करेंगे, मतलब अब YouTube पर लाइव क्वेश्चन कराना शुरू कर देंगे, ये कहने का मतलब है हमारा। क्लासें आपकी ये थ्योरी वाली क्लासेस जो ये चलेंगी, YouTube पर क्लासेस और शुरू हम कर देंगे ना, क्वेश्चन पेपर वाली। अभी ये रुके थे कि आपका सिलेबस में कम से कम कुछ तो कंप्लीट हो जाए, तो आपका काफी बड़े बड़े पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं। छोटे पोर्शन जो बच्चे मात्र 2-2 दिन के एक क्लास, मतलब एक यूनिट को 2 दिन से ज्यादा नहीं लगना है, चाहे आपकी यूनिट 5 मेजर यूनिट यही थे, मेजर यूनिट जो थे हमारे यही थे। हाँ, ये आपको फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों को आपको लेकर चल रही थी। तो अब यहाँ पर क्लियर है, अब हम लोग मिलेंगे शाम को रिसर्च वाली क्लास में, और रिसर्च वाली क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक, उसमें भी जो भी आपका टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, और जितने भी ये टेस्ट है, कोरिलेशन आज बता देंगे। टेस्ट जो है बाद में बताएंगे, जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तब। जैसे ही टेस्ट बताया वैसे ही न्यूमेरिकल लगवा देंगे, तो वहां पर जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है जी सर। हाँ चलिए, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शाम को मिलते हैं। सर, हाँ बोले, हेलो, हाँ बोलिए। सर वो फॉर्म कहाँ से चेक करेंगे, मतलब
इलाहाबाद जो आप बता रहे थे। एयू की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगा। सर उसकी फी कितनी है जनरल की? शायद 800 है क्या, 800 1000 जो भी होगा, जनरल 1000 है। देखने जनरल का सबसे हाईएस्ट होगा सर। 1000 है ना। हाँ और जो आपका हाँ। बीएचयू का है, बीएचयू का 800 है आपका। लेकिन बीएचयू सबसे अच्छा रहता है ना सर? कहाँ पर? बीएचयू वाला कॉलेज, मतलब बनारस वाला बीएचयू कॉलेज। हाँ अच्छा सब है, वो भी जैसे तो सही है। इंजीनियर सब अच्छे होते हैं ना, सभी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा है अच्छे हैं तो थोड़ा कमियां तो रहेंगी। हाँ सर, ये जो वहां से निकलते हैं तो कोई भी देखता है कि हाँ ये भी इन्होंने बीएचयू से किया है। जैसे कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है सर, भले हमको नॉलेज हो या ना हो, ये चीज भी देखी है मैंने बिल्कुल अपनी बिल्कुल। लाइफ में। हाँ बोलो सर नेहा, ये क्या तो कह रही? बाइलिंगुअल एग्जाम होते होंगे ना? हाँ बाइलिंगुअल होता है एग्जाम। जी सर। कहीं कहीं वो होता है सर, जैसे अच्छे कॉलेज में बाइलिंगुअल होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और थ्योरी भी रहेगा। मैंने नहीं देखा थ्योरी है नहीं जैसे कि आपका बीएचयू में थ्योरी नहीं होती है। एयू में, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, वहां पर आपके 50 क्वेश्चन वैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और 13 क्वेश्चन आपके जो है डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा आपका। हाँ सर हाँ, मैंने भी यहाँ बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पंडित सुंदरलाल शर्मा में दोनों चीजें देखी, और कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है। सर उसमें हमने जेएनयू का देखा था, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही मांग रहे थे कि हाँ इसमें इंग्लिश क्या ही है। नहीं तो है। चलो कोई बात नहीं, होता है कई यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है, सबके अपने रूल रेगुलेशन बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग फॉर्म फिल कर देना नेहा, फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं शाम की क्लास में, ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू। सर वो शेयर कर दीजिएगा फोटो। हाँ वेबसाइट हम शेयर कर देंगे ना, लिंक उसका शेयर कर देंगे। चलिए नहीं ओके सर, वो जो बुक का हम वो मांगे थे, ओके ओके, टेबलेटेड वाला। अनुसंधान संदर्शिका का, ठीक है ठीक है ठीक है, भेजते हैं, ठीक है। हाँ सर। ओके ओके, जी थैंक सर, यू, जय हिंद सर। थैंक यू सर।